नाज़रीन, बड़ी खबर यह सामने आई है कि इसराइली शहरों और टाउन्स पर एक बार फिर मिसाइलों की बारिश की गई है और बड़ा नुकसान इसराइल को उठाना पड़ा है। इसके साथ साथ सैकड़ों इसराइली ऑफिसर्स की हलाकतों की खबरें आ रही हैं, वो भी आपके साथ शेयर करेंगे। फिर नाज़रीन, लिटरली नेतन्याहू की हुकूमत अब चंद मिनट की शायद मेहमान रह गई है, क्योंकि सबसे बड़ा इकदाम उठा दिया गया है और ये किसी भी लम्हे, मतलब अब बिल्कुल ये चंद मिनट की शायद अब गेम रह गई है। और वो ऐसा क्या मामला हो गया है, वो सबूत भी आपके सामने रखेंगे। जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उनसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें ताकि हर आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। नाज़रीन, सबसे पहले हम आपको गजा में लिए चलते हैं, जहां पर बहुत जबरदस्त तरीके से जंग लड़ी जा रही है और रोज बरोज जो मज़ामती तहरीक की फ़लस्तीन की जो फतह है वो रोज़े रोशन की तरह अयां हो रही है दुनिया के सामने। दुनिया पूरी, यूरोप इस बात को मान रहा है कि भाई अब मज़ामती तहरीक को नहीं हराया जा सकता, इसलिए इसराइल को घुटने टेक देने चाहिए। इसराइलियों ने तो घुटने टेक दिए हैं, लेकिन नेतन्याहू को भी घुटने टेक देने चाहिए। या पूरा यूरोप, अमेरिका सब कह रहे हैं कि फ़लस्तीन को नहीं हराया जा सकता। और साथ ये भी आवाज़ें आ रही हैं कि आज़ादी फ़लस्तीन के बगैर अब कोई रास्ता भी नहीं बचा है। तो बड़े ज़बरदस्त आज भी हमले किए गए हैं। तो पिछले चंद घंटों की जो बड़े मेगा ऑपरेशन है उनकी तफसीलात आपके सामने रखते हैं। सबसे पहले नाज़रीन, जो रॉकेट्स और मिसाइल हमला हुआ है वो आप देखिए, द पैलेस्टीनियन रेजिस्टेंस लॉन्च्ड अ बैच ऑफ मिसाइल्स फ्रॉम गाजा स्ट्रिप टुवर्ड इसराइली सिटीज़ एंड टाउन्स। अब नाज़रीन, ये जो मिसाइल हमला है, रॉकेट्स का हमला है, इसके पीछे बहुत फिलॉसफी है, ये बड़ा साइकोलॉजिकल भी है। वो क्यों है कि देखिए, इसराइल बार बार ये बयानियां बनाने की कोशिश करता है, बार बार अपने इत्तेहादियों को, अमेरिका को खास तौर पे ये बावर करवाने की कोशिश करता है। उनका मीडिया बताता है कि भाई हमने गजा का कंट्रोल संभाल लिया, हमने उनकी फायरिंग कैपेबिलिटी तबाह कर दी है, ठीक है। तो हर दूसरे दिन, चौथे दिन वो इस तरह का हमला करके ये बताते हैं कि ये झूठ बोल रहे हैं। वो मतलब जुबान से नहीं कहते, वो रॉकेट्स फायर करके बताते हैं कि ये जो दावा कर रहे हैं ये झूठ है। और इसमें छोड़ दीजिए आप इस बात को कि भाई वो रॉकेट्स आकर कोई नुकसान कर रहे हैं या नहीं कर रहे, वो इंपॉर्टेंट नहीं है। ज्यादा इंपॉर्टेंट ये दो चीजें हैं, एक साइकोलॉजिकल वॉर और दूसरा इस वक्त देखेंगे पूरी तरह से लॉकडाउन हुआ है इसराइल में, उनके तेल अवीव में, मतलब तमाम सिटीज में। तो अगर आप ये हमले बंद कर देते हैं तो वो तमाम चीजें वहां पर नॉर्मलाइज हो सकती हैं, ठीक है ना। तो अब देखिए ना कि इस लॉकडाउन की वजह से उनको कितना नुकसान हो रहा है। अब मैं आपको एक मिसाल देता हूं, अभी ये खबर सामने आई है कि गजा के इर्द गिर्द जो सेटलमेंट्स हैं, यहां से जो लाखों इसराइलियों को इवैक्यूएट किया गया था, क्योंकि यहां पर मतलब हमले डायरेक्टली हो रहे हैं, साथ साथ सेटलमेंट्स हैं, तो मिसाइल पहुंचकर ज्यादा नुकसान कर रहे हैं, तो उनको इवैक्यूएट किया गया। अच्छा, उनको अभी वापस वो लाना चाह रहे थे, लेकिन अब फिर उनकी वापसी जो है वो कैंसिल कर दिया। क्यों? क्योंकि भाई गजा में तो जंग रुक ही नहीं रही। इनकी जो कैलकुलेशन थी वो ये थी कि खास टाइम में हम इनकी जो फायरिंग कैपेबिलिटी है उसको तबाह कर देंगे, ठीक है। उन्होंने 1-2 महीना मैक्सिमम रखे हुए थे, तो इसके मुताबिक शहरियों को, इसराइलियों को वहां से निकाला गया था। तो अब भी चूंकि फायरिंग कैपेबिलिटी तो टूटी नहीं, तो वो वापसी वाला प्लान जो है वो कैंसिल हो गया। और जिनको इवैक्यूएट किया हुआ है उनको हर मंथ आपको अच्छी खासी रकम देना पड़ती है, तो वो इकॉनमी पर बोझ भी अलग से है और वो पनाह गुज़ीन अलग से बने हुए हैं और शिकस्त का दबाव वो अलग से लगा रहे हैं। तो ये बहुत सारे इसके डायमेंशंस हैं, बहुत सारे इसके पहलू हैं। तो ये जो फायर करते हैं, वो जो मिसाइलों से, रॉकेट से हमला होता है, वो बहुत गैर मामूली चीज़ है और इसराइल को बड़ा ये चुभता है। मतलब वो बड़ी कोशिश कर रहे हैं कि ये, मतलब वो चाह रहे हैं कि जंग जो है वो गजा के अंदर महदूद रहे, ये जो उठ कर हमले हम पर करते हैं इनको रोका जाए, लेकिन वो इनको नहीं रोक पा रहे हैं। और अब सारे यूरोप को, अमेरिका को समझ आ गई है कि भाई इनको रोका नहीं जा सकता। इसके अलावा नाज़रीन, एक ज्वाइंट ऑपरेशन किया गया है जिसमें मुजाहिदीन ब्रिगेड और अल अक्सा ब्रिगेड ने मिलकर ये बहुत मेगा ऑपरेशन किया है, जिसमें उन्होंने कहा है वी बॉम्ब्ड नहाल उस सेटलमेंट विद मिसाइल साल्वो। अब मिसाइल साल्वो किसी मिसाइल का नाम नहीं है, ये एक प्रोसेस का नाम है। बहुत कम टाइम है, यानी 2, 4, 5, 7 मिनट में बहुत ज्यादा तादाद में मिसाइल को फायर करने का जो अमल है उसको मिसाइल साल्वो कहते हैं। तो मज़ामती तारीख बता रही है कि 2 ब्रिगेड्स ने मिलकर उनकी ये जो मिलिट्री सेटलमेंट्स हैं यहां पर बड़ी तादाद में बमबारी की है। फिर नाज़रीन,
सुफा जो मिलिट्री साइट है इसको मोर्टार शेल्स के साथ निशाना बनाया गया। अब ये सुफा जो मिलिट्री साइट है ये बड़ी इंपॉर्टेंट है, वो इसलिए कि इसको आप एक लॉजिस्टिकल सपोर्ट कह सकते हैं। यहीं पर उनका असलहा, उनके सारे जो लॉजिस्टिकल सपोर्ट आ रही है वो यहीं पर मतलब मैक्सिमम यहाँ से आगे जाती है। तो इसको जो है वो उन्होंने निशाना बनाया और इस पर बमबारी किया। तो आप सोचिए कि ना सिर्फ सिटीज़ टाउन्स बल्कि उनकी मिलिट्री साइट उन पर मुसलसल जो है वो बमबारी कर रहे हैं। फिर उन्होंने बताया है कि वी बॉम्ब्ड व्हीकल्स कंसंट्रेशंस ईस्ट ऑफ रफा यूनिस। बहुत सारी इसराइली व्हीकल्स मिलिट्री की वो खड़ी थी, उन पर बमबारी की है। एंड देन बहुत सारी व्हीकल्स तबाह हुई हैं और जो सोल्जर्स इसराइली वहाँ पर खड़े थे उनकी भी हलाकत की खबरें आ रही हैं। फिर नाज़रीन वो कह रहे हैं कि वी बॉम्ब्ड विद 107 मिसाइल्स ऑन गैदरिंग ऑफ इसराइली सोल्जर्स ईस्ट ऑफ बुरीज कैंप। मतलब बहुत बड़ी तादाद में जो मिसाइल है वो पीछे ये था कि गाड़ियों की कंसंट्रेशन, जहां पर बहुत सारी गाड़ियां, अब ये है गैदरिंग ऑफ सोल्जर्स, जहां पर बहुत सारे 20 हो सकते हैं, 30 हो सकते हैं, 50 हो सकते हैं, उन पर जनाब मिसाइलों के साथ हमला किया गया है और यहां पर भी बड़ी तादाद में उनकी हलाकतें हुई हैं। अच्छा, फिर वो बता रहे हैं कि क्लैशेस विद मशीन गन साउथ ऑफ गाजा सिटी। अब ये खबरें शामिल करने का मकसद ये होता है कि आपको पता चले कि लड़ाई तमाम एक्सेस पर जारी है और किस शिद्दत के साथ जारी है। भाई मशीन गन्नें आप आमने सामने चल रही हैं, एंटी टैंक मिसाइल आमने सामने चल रहे हैं, तो आप सोच सकते हैं कि जहां पर मशीन गन चलती है वहां पर क्या माहौल होता है। फिर वो कह रहे हैं फिर क्लैशेस ऑन गोइंग बिटवीन रेजिस्टेंस एंड ऑक्यूपेशन फोर्सेस ईस्ट ऑफ खान यूनिस। तो उधर गजा सिटी है, इधर खान यूनिस है ईस्ट में, वहां पर वो कह रहे हैं कि भाई ऑन गोइंग क्लैशेस हैं। इधर इसराइली फौज अंदर पेनिट्रेट करने की कोशिश कर रही है, उधर से उनको मुकम्मल रेजिस्ट किया जा रहा है। अच्छा, फिर इसके अलावा इसराइली आर्मी ने नाज़रीन अभी अनाउंसमेंट की है कि वी आर गोइंग टू एक्सपैंड ऑपरेशंस इन खान यूनिस, क्योंकि इस वक्त इनका ज़्यादा जो फोकस है वो खान यूनिस पर है। तो वो कह रहे हैं यहाँ पर हम ऑपरेशन एक्सपैंड करने जा रहे हैं। अच्छा, यहाँ पर उनकी आप जो लैंग्वेज है, जो तकब्बुर है, वो ज़रा सुनिएगा। वो कह रहे हैं स्मोक विल कंटिन्यू टू कवर गाजा स्ट्रिप अंटिल वी अचीव आवर गोल्स। यार ये हद है जुल्म, इतना तो शायद फिरौन ने भी ऐसे अल्फाज इस्तेमाल नहीं किए होंगे जिस तरह के ये कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि धुआं उठता ही रहेगा गजा से जब तक कि हमारे गोल अचीव नहीं हो जाते, तब तक इधर धुआं ही धुआं, तबाही तबाही होगी गजा में। ठीक है, तो अब आने वाला वक्त बताएगा कि कौन तबाह होता है और कौन बचता है। और ये जो आप कह रहे हैं ये एक्सपैंड कर रहे हैं, तो पहले आपने कौन सा मिनिमाइज किए हुए हैं या प्रिसाइज किए हुए हैं जो अब आप एक्सपैंड कर रहे हैं, और पहले तुमने सारा जोर लगा दिया और तुम्हें कख कामयाबी नहीं मिली, टके की कामयाबी तुमको नहीं मिली सिवाय औरतों और बच्चों को मारने के। तो करो एक्सपैंड, तुमको किसने रोका हुआ है? मतलब पहले तुमने नेवी, फिजाइया, जमीनी 4.5 लाख फौज तुमने अंदर भेजी, तो क्या हुआ? क्या कर लिया उस फौज ने? तो कर लो एक्सपैंड, इसमें क्या है। लेकिन इंपॉर्टेंट इसमें बात यह है जो उनकी लैंग्वेज है वो आप चेक करें। वो कह रहे हैं कि धुआं उठता रहेगा, यहाँ मतलब बमबारी होती रहेगी, लोग मरते रहेंगे और यहाँ पर हम तबाही करते रहेंगे। जैसे ये हिजबुल्लाह को भी धमकी लगाते हैं ना कि बेरूत को भी हम गजा जैसा कर देंगे, यानी उसको भी मलिया मेट कर देंगे। तो वक्त आ रहा है, तुम्हारे दिन जो है वो गिने जा चुके हैं, तुम्हारा वक्त बहुत करीब है। अच्छा, इसके अलावा नाज़रीन अब मैं आपके सामने कुछ स्टेटमेंट्स रखना चाहता हूँ उनके फेलियर की, जो उन्होंने अपने मुंह से तस्लीम की, और कुछ यूरोप के जो हाई ऑफिशियल्स हैं वो इस जंग को किस तरह से देख रहे हैं। फॉर्मर इंटेलिजेंस इसराइली चीफ कह रहा है इट इज इम्पॉसिबल टू कैरी आउट अ टनल रेड टू इन्वेस्टिगेट हॉस्टेजेस इन गाजा। वो उनका जो चीफ है वो कह रहा है भाई नामुमकिन है, टनल्स का कोई इलाज नहीं है। और ये जो तुम बार बार कहते हो कि हम जनाब टनल से अपने बंदे निकाल कर लाएंगे, हम बजोरे बाजू लाएंगे, वो कह रहा है कि ये पॉसिबल नहीं। और इससे पहले कई बयानात आपके सामने रख चुके हैं, लेकिन रोज बरोज अब इसकी शिद्दत में इजाफा हो रहा है। लोग ज्यादा खुलकर बोल रहे हैं, ज्यादा डायरेक्टली बोल रहे हैं कि भाई ये तुम्हारे बस का काम नहीं है। और जो है ना बजोरे बाजू जो तुम लगे हुए हो ना, देखे ना कि इकलौता मकसद इस जंग का क्या है कि हमने अपने प्रिजनर्स वापस लाने हैं, तो वो कह रहे हैं नहीं ला सकते। मतलब आज पूरा यूरोप बोल पड़ा है कि तुम इस तरीके नहीं ला सकते, इसलिए तुम जो कुछ कर रहे हो वो वेस्ट ऑफ टाइम है, उसका कोई नतीजा नहीं निकलने वाला सिवाय तुम्हारी अपनी तबाही के। इसराइली अपोजिशन लीडर क्या कह रहा है? दिस इज नॉट द वे द वॉर एंड द स्टेट आर मैनेज्ड एंड यू आर अ डिसग्रेस टू इसराइल। अपोजिशन लीडर नेतन्याहू को कह रहा है। अच्छा, मैं आपको एक बात बताऊं, ये जो इसराइली रियासत शैतानी रियासत है ना, ये बाकी रियासतों से मुख्तलिफ है। इसमें इनका बड़ा कंसेंसस है, इनका बड़ा इत्तेहाद है। आप देखें कब कब यहां पर अंदर से इतनी बड़ी फूट पड़ी है। आप इसराइल की हिस्ट्री उठाकर देखें, इनका तो बड़ा इत्तेहाद। और देखें जब जंग शुरू हुई
तो इनकी एक एमरजेंसी वॉर गवर्नमेंट बनाई गई है, ये वही एमरजेंसी गवर्नमेंट है। सब ने इत्तेहाद किया कि ठीक है जनाब गजा पर चढ़ दौड़ो बमबारी करो। ये तो जब इनको शिकस्त हुई है तो फिर ये फूट पड़ी है। और ये तारीख का उसूल है कि जब जब शिकस्त होती है तो फिर एक मुद्दा दूसरे पर डालता है, दूसरा तीसरे पर डालता है, वो अंदर इख्तलाफात पैदा शुरू हो जाते हैं। तो ये भी इनकी सबसे बड़ी शिकस्त है कि 75 सालों में इनमें कोई इख्तलाफात नहीं थे। यानी बाकी रियासतें हैं उनमें अपोजिशन होती है, मतलब अवाम खिलाफ होती है, वो सारी चीज़ें बाकी ये नॉर्मल रियासत नहीं है, ये बहुत मुख्तलिफ तर्ज की रियासत है। तो इनकी तारीख में ये पहली बार हो रहा है कि अवाम सड़कों पर निकल आए हैं रियासत के खिलाफ, और इवन हंगामे शुरू हो गए। आगे चलकर मैं आपको बताता हूँ। और जो पॉलिटिशियंस हैं वो इस हद तक एक दूसरे के खिलाफ हो गए, ये पहली बार हो रहा है। फिर यूरोपीय यूनियन के जो फॉरेन पॉलिसी हेड हैं, जो इस वक्त मिडिल ईस्ट पूरा मतलब 2-3 दफ़ा दौरा पहले भी कर चुके हैं अब भी, और हिजबुल्लाह को रोक रहे हैं और इधर उधर, जोसेफ बोरेल, वो क्या कह रहे हैं? द मेथड इसराइल इज यूजिंग टू डिस्ट्रॉय हमास इज रॉन्ग। हमास को आप डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते। प्रेसिडेंट मैक्रोन का बार बार में मुझे वो बयान याद आता है जिसमें उन्होंने कहा कि 10 साल कम से कम आपको चाहिए हमास से लड़ने के लिए, उसको तबाह करने के लिए। इट्स मीन कि आप नहीं कर सकते। यही जोसेफ बोरेल कह रहे हैं। अच्छा, इसराइली मीडिया कह रहा है देयर इज, बहुत बड़ी स्टेटमेंट है ये, बहुत बड़ी स्टेटमेंट, देयर इज एडमिशन इन इसराइली आर्मी दैट द चांस ऑफ रिटर्निंग ऑफ प्रिजनर्स अलाइव इन अ मिलिट्री ऑपरेशन इज स्लिम। भाई इससे बड़ा कोई बयान मैं आपके सामने रख नहीं सकता भाई। और छोड़ दे मीडिया को, छोड़ दे पॉलिटिशियंस को, छोड़ दे यूरोप को जो बाहर बैठे बयान दे रहे। ओ भाई, जो अंदर लड़ रही है आर्मी, जो अंदर आर्मी लड़ रही है, जिसने आपका ऑपरेशन कामयाब करना है, जिसने आपके गोल्स को अचीव करना है, वो खुद ये कह रहे हैं कि ये गोल अचीव नहीं हो सकता। यानी आपका पहलवान जो अखाड़े में उतरा हुआ है वो मान चुका है कि हम ये नहीं जीत सकते। आर्मी तमाम इसराइली मीडिया कह रहा है पूरी आर्मी ये समझती है कि प्रिजनर्स को अलाइव, जिंदा वापस लाना ये नामुमकिन है, इसका कोई चांस नहीं है, ये पॉसिबल ही नहीं है। मैं बार बार पहले भी कह चुका हूं, मतलब वो बेवकूफ़ है दुनिया में वो लोग, वो हुकूमतें जो ये चूरन बेचती हैं कि भाई प्रिजनर्स को वापस लाया जा सकता है। शुरू में ज़्यादा बेचा गया, अब तो सबको समझ आ गई। और भाई बिलफर्ज आप हमास के सारे फाइटर्स मार दें, आखिरी बच जाए, और भाई वो मतलब प्रिजनर्स को आप कैसे वापस लाएंगे? हमास को तो खत्म बिल फर्ज अगर आप कर भी लें, और प्रिजनर्स को तो वो एट दी एंड अगर चाहें तो मार भी तो सकते हैं ना। तो यही आर्मी कह रही है कि अलाइव तो सवाल ही पैदा नहीं ना होता हम वापस लाए। तो आपका तो गोल इकलौता जिस पर जंग खड़ी है कि भाई प्रिजनर्स को वापस लाना है, वो आर्मी भी कह रही है कि ये पॉसिबल नहीं है। तो इट्स मीन कि आपका मकसद कुछ और है, आपका मकसद है जंग करना और जंग के जरिए अपने इक़्तिदार को तूल देना और उन असलहा साज कंपनी की खिदमत करना जो अरबों डॉलर अभी कमा चुकी हैं और मजीद कमाना चाहती हैं। यहाँ से एक रीजनल वॉर एंड देन एक आलमी जंग छेड़ना चाहती हैं। आपका सिर्फ मकसद वो है, और इंसानियत के खिलाफ जुर्म करना आपका मकसद है, और आपका कोई मकसद नहीं है। फिर नाज़रीन आपके साथ अगली सबसे बड़ी खबर शेयर करने जा रहे हैं कि इसराइली आर्मी ने यह तस्लीम किया है कि उनके पिछले चंद दिनों में 407 ऑफिसर्स को नुकसान पहुंचा। 407 ऑफिसर्स। नाज़रीन ये बात करना आसान है, मतलब जितनी जंगें लड़ी गई हैं इसराइल ने लड़ी हैं 4 जंगों में अरबों के साथ, उनमें इतना नुकसान नहीं हुआ इतने ऑफिसर्स का जितने इस जंग में मारे गए। ये हालत हुई पड़ी है इस वक्त इसराइल की। इसलिए अंदर चीखें हैं उनके पॉलिटिशियंस की, उनके अवाम की, और इसराइल के इत्तेहादियों की जो यूरोप में अमेरिका में बैठे हुए हैं कि भाई ये तो इसराइल तबाह होने जा रहा है, तुम गजा पर कब्जा करने जा रहे हो, ये इसराइल की किरचियां हो जाएंगी, इसराइल टुकड़े टुकड़े हो जाएगा, तुम अपने आप को बचाओ, क्योंकि जिस रास्ते पर तुम चले हो वहां पर तुम्हारी अपनी बका खतरे में है, गजा को भूल जाओ। ठीक है, तो ये गजा के हवाले से नाज़रीन खबरें थी। अब मैं आपको नेतन्याहू के हवाले से बहुत बड़ी खबरें सामने आई, जो मैंने आपको कहा ना कि भाई चंद मिनट की मेहमान हो सकती है ये नेतन्याहू की हुकूमत, और वो आप समझेंगे कि मैं एग्जैजरेट कर रहा हूँ, एग्जैजरेट नहीं कर रहा हूँ, तमाम चीज़ें अब आपके सामने रखने जा रहा हूँ। नाज़रीन इस वक्त नो कॉन्फिडेंस मोशन जो है वो फाइल कर दी गई है पार्लियामेंट में। ये बहुत मेजर डेवलपमेंट है, बहुत मेजर। यानी इससे पहले ये था कि अपोजिशन से बयान आ रहे हैं, मीडिया से एनालिस्ट बैठकर कह रहे हैं, बाकी सियासतदान कह रहे हैं, लेकिन अब प्रैक्टिकल अमल उठा दिया गया है नेतन्याहू को फारिग करने का। यानी प्रैक्टिकल बयानात से बात आगे बढ़ गई है, अब बयानात से एक्शन में आ गई है। अब बताया जा रहा है आज या कल
इस पर वोटिंग होने जा रही है। आज भी इस पर वोटिंग हो सकती है, नहीं तो कल इस पर वोटिंग होगी। तो मुझे बताइए कि जिसके अब बहुत ज़्यादा चांसेस हैं, नो कॉन्फिडेंस मोशन जो कि पास हो सकती है, मतलब कामयाब हो सकती है, क्योंकि रिजेंटमेंट नेतन्याहू के खिलाफ बहुत ज़्यादा है। तो ये किसी भी वक्त अब वोटिंग हो सकती है आज के दिन। तो इस तरह ये इनकी हुकूमत चंद मिनट की मेहमान है भाई। जब आप वीडियो सुन रहे हो पता चले उधर से वोटिंग स्टार्ट हो गई है, तो मतलब एक्शन कर दिया गया, अब सिर्फ ट्रिगर दबाना है, मतलब गोली डाल दी गई है चैम्बर में, सिर्फ ट्रिगर दबाना है। ये इस वक्त सूरत हाल हुई पड़ी है, किसी भी लम्हे ये वोटिंग शुरू हो सकती है और उसमें बहुत ज़्यादा चांसेस है कि नेतन्याहू के खिलाफ ये कॉन्फिडेंस नो कॉन्फिडेंस मोशन पास हो जाए और नेतन्याहू फारिग हो जाएगा। ठीक है, तो ये बहुत बड़ी डेवलपमेंट इस तरह से है कि देखें इस वक्त जो सारी जंग चल रही है वो नेतन्याहू के सर पर चल रही है। अच्छा, इसके इर्द गिर्द जो सारे बैठे हुए हैं वो हैं सारे इंतहा पसंद है, लेकिन इतना तपड़ किसी और में नहीं है जिस तरह नेतन्याहू जिद पर अड़ा हुआ है ना, और सबके सामने खड़ा अमेरिका वगैरह, बाकी उस तरह चीज़ों को मैनेज नहीं कर सकते। हालांकि पूरा इसराइल जो है ये बैठे हुए हैं ना, ये सारे इंतहा पसंद है, एक से बढ़कर एक जालिम है, लेकिन नेतन्याहू ने जिस तरह वॉर को कंटिन्यू रखा हुआ है उस तरह कोई और नहीं रख सकता। ठीक है ना, ये नेतन्याहू ने जिस तरह चीज़, क्योंकि बहुत वो मतलब इससे पहले वज़ीर आज़म रहा है और उसके सारी सुन्नी लॉबी और मतलब वो तमाम चीज़ों को मैनेज करना जानता है और कर रहा है। तो बाकी इनमें कोई ऐसा वो नहीं है कि जो जंग को इस तरह से मैनेज कर सके, मतलब प्रोलॉन्ग कर सके, जंग को आगे कंटिन्यू कर सके। तो अगर इसकी हुकूमत जाती है तो वो फ़लस्तीन की फतह के में एक बड़ा अहम किरदार अदा करेगी, क्योंकि अगर ये गया तो फिर जंग रुक सकती है, सीज़ फायर हो सकता है। तो ये एक बहुत बड़ी बात है। फिर नाज़रीन इसके साथ साथ क्या हो रहा है, यानी आप देखें ना कि अगली चीज़ें जो मैं आपको बता रहा हूँ ये इस नो कॉन्फिडेंस मोशन के साथ लिंक है कि ना सिर्फ ये खिलाफ है पॉलिटिशियंस, बल्कि ये जज्बात लिंक है अवाम के साथ। इस वक्त इसराइल में हंगामों का माहौल बना हुआ है, हंगामे वहाँ पर ऑलमोस्ट शुरू हो गए हैं। तो वो सारी चीज़ें लिंक है ना, पब्लिक के जो सेंटिमेंट्स है, अपोजिशन जो होती है वही आगे कन्वे करती है और उसी को प्रैक्टिकल करती है और उन जज्बात का फ़ायदा उठाया जाता है। तो यही कुछ होने वाला है। इस वक्त नेतन्याहू के घर के बाहर लोग बैठे हुए हैं, उसके घर का घेराव कर लिया गया है और बहुत सख्त सिक्योरिटी इस वक्त नेतन्याहू के घर के बाहर, यानी इधर नो कॉन्फिडेंस मोशन, उधर जनाब लोग पहुंच गए नेतन्याहू के घर के बाहर और घेराव कर लिया। बहुत सख्त सिक्योरिटी है कि ये लोग नेतन्याहू के घर के अंदर घुस सकते हैं। ये सूरत हाल है। और तेल अवीव में बहुत सारे रोड जो हैं वो इन मुजाहिरीन ने ब्लॉक कर दिए। अच्छा, उसमें नेतन्याहू के दो घर हैं, एक हाइफा में है और एक यरूशलेम में है। दोनों घरों का मुहासरा हो चुका है, दोनों घरों का घेराव जो है वो इन पब्लिक की जानिब से बड़ी तादाद में लोग जो है वो जमा है। तो मतलब एक पूरा हंगामों का, मतलब जिस तरह वो रोड ब्लॉक कर रहे हैं और सारे मामला पुलिस के साथ उनकी झड़पें हो रही हैं, शेलिंग हो रही है। तो मतलब जो इधर अपोजिशन बैठी हुई है या इसराइल के इत्तेहादी बैठे हुए हैं, उनको नजर आ रहा है कि भाई इसराइल तबाह हो रहा है। और तबाह किसकी वजह से हो रहा है? नेतन्याहू, क्योंकि नेतन्याहू जंग नहीं बंद करना चाह रहा, जंग बंदी में इसराइल की बका है। तो अब वो भी एक तरह से ग्रीन लाइट दे रहे हैं अपोजिशन को कि फारिग करो नेतन्याहू को, नया बंदा लेकर आओ ताकि मामलात को सुलझाया जा सके। अच्छा, फिर नाज़रीन नेतन्याहू ने एक और काम किया आज जिस पर बहुत ज़्यादा रिजेंटमेंट आई है, वो ये है कि एक नया प्रपोजल आया था प्रिजनर एक्सचेंज डील के हवाले से, और वो ये था कि हमास ने कहा कि सीज फायर करें एंड देन ऑल फॉर ऑल डील कर लें, आप अपने कैदी ले जाए सारे और जो हमारे हैं वो हमको दे दें एंड सीज फायर कर दें। तो नेतन्याहू ने उसको रिजेक्ट कर दिया। अब ये मतलब बहुत ज़्यादा रिजेंटमेंट है इसराइल में। ऑलरेडी अवाम जो सड़कों पर निकले हुए थे, उसके बाद ये सारे गए उधर उसके घर का घेराव करने के लिए कि भाई हम 3 महीने से चीख रहे हैं कि डील करो, बंदे हमारे वापस लाओ, और तुम्हें मज़ामती तहरीक ऑफर कर रही है, मतलब प्रपोजल आ गया है जिस पर मज़ामती तहरीक एग्री कर रही है कि ठीक है हम इस बात को मानने के लिए तैयार, और तुम रिजेक्ट कर रहे हो। और फिर आप देखें ना कि जैसे मैंने आपको पीछे बताया कि इसराइली आर्मी समझती है कि हम अलाइव उनको वापस नहीं ला सकते, और इधर नेतन्याहू कहता है कि हमारा इकलौता मकसद यह है कि प्रिजनर्स को वापस लाना है। तो मतलब वो जो उसका मुनाफकत है और झूठ है वो दुनिया आवाम के सामने आ रहा है अपने, कि भाई तुम कहते हो कि मेरा मकसद प्रिजनर्स को वापस लाना है, मुझे बड़ी तकलीफ है, तो भाई मिल रहे हैं तो क्यों नहीं लेकर आते? भाई सीज फायर नहीं करेंगे तो क्या करोगे तुम? सीज फायर नहीं करोगे तो क्या करोगे? जंग जो है हमारे सामने है, रोजाना जनाजे उठ रहे हैं, हजारों इस वक्त हजारों इसराइली फौजी जो हैं और ऑफिसर जो कमांडर्स वो हलाक हो चुके हैं।
ٹھیک ہے، تو ادھر حزب اللہ اندر گھسنے والے، ادھر شام، ادھر مصر، ادھر جارڈن، ادھر یمن، مطلب تباہی سامنے نظر آ رہی ہے۔ وہ لاکھوں اسرائیلی ملک چھوڑ کر بھاگ رہے ہیں، اور نیتن یاہو کہتا ہے نہیں سیز فائر نہیں کریں گے، لیکن ہم اپنے قیدیوں کو واپس لیں گے، لیکن آرمی سمجھتی ہے کہ نہیں لا سکتے۔ تو یہ کیا کھچڑی پکی ہوئی ہے، یہ سمجھ نہیں آ رہی کسی کو کہ یہ نیتن یاہو کر کیا رہا ہے۔ اس لیے مغربی میڈیا لکھ رہا ہے کہ ویسٹنگ آف ٹائم، نیتن یاہو ویسٹنگ آف ٹائم ہے، اس کو فل فار فارغ کرنا چاہیے، وگرنہ یہ سب کے لیے تباہی لے کر آئے گا۔ تو اس طرح ناظرین یہ نیتن یاہو بہت اس وقت مشکل میں پھنسا ہوا ہے، اور یہ دیکھیں نا کہ ہر چیز سٹیپ بائی سٹیپ ہوتی ہے۔ جو کچھ لوگ یہ بھی کہتے ہیں نا کہ بھئی آپ روز کہتے ہیں کہ جنگ ہونے والی ہے، جنگ ہونے والی ہے، ہو نہیں رہی، تو یہ سٹیپ بائی سٹیپ چیزیں ہوتی ہیں۔ آپ دیکھیں نا کہ ہم کہہ رہے تھے نیتن یاہو کے خلاف بغاوت ہو رہی ہے، وہ ڈیفینس منسٹر اندر گھس گیا، اس نے کہا اگلی دفعہ میں گولانی بریگیڈ لے کر آؤں گا، گتھم گتھا دونوں وہ آپس میں آلموسٹ وہاں پر صورتحال ہو گئی، اور بیانات آ رہے تھے کہ بھئی نیتن یاہو فیل ہو رہا ہے، نیتن یاہو کو فارغ کرو۔ تو آج دیکھیں نا کہ اب وہ ایکشن میں بدل گیا ہے۔ تو یہ چیزیں سٹیپ بائی سٹیپ ہوتی ہیں، کوئی ایک بیان دینے سے معاملات اچانک وہاں پر نہیں پہنچ جاتے، وہ اشارہ ہوتے ہیں، وہ سگنلنگ ہوتی ہے کہ اگر آج یہ سگنل دیا گیا تو چوتھے دن جا کر یہ معاملہ ہو سکتا ہے۔ اور جنگ تو مطلب وہ ٹائم لگتا ہے یار، اس طرح نہیں ہوتا کہ مطلب ادھر بیان ہوا اور ادھر جنگ چھیڑ دی گئی۔ یہ پہلے سگنلنگ ہوتی ہے، چھوٹے چھوٹے واقعات ہوتے ہیں جو بعد میں ہمیں اس پریکٹیکل میں لے کر جاتے ہیں، یعنی ہم نے اسیس کرنا ہوتا ہے۔ دیکھیں نیشنل اور انٹرنیشنل جو افیئرز ہوتے ہیں نا وہ بڑے ڈیفرنٹ ہوتے ہیں۔ انٹرنیشنل افیئرز میں آپ نے اسیس کرنا ہوتا ہے کہ بھائی اگر اس کنٹری نے یہ بیان دیا ہے تو اس کا مقصد کیا ہے، یہ کیا میسیجنگ کی جا رہی ہے، یہ کیا سگنلنگ کی جا رہی ہے، اور اب ڈائریکشن کس طرف ہے، ایٹ دی اینڈ ہم کہاں پر جا کر کھڑے ہوں گے۔ یہ چیزیں اس طریقے سے ہم اسیس کرتے ہیں کہ صورتحال کس طرف جا رہی ہے۔ تو اگر آج کوئی ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ بھئی جنگ ہونے والی ہے، تو ہم اسیس کر رہے ہوتے ہیں، سگنلنگ دیکھ رہے ہوتے ہیں، وہ چوتھے دن، 10ویں دن، 15ویں دن، 20ویں دن، مہینے بعد وہ کام ہو سکتا ہے۔ اس طرح سے اب دیکھ فورن پالیسی تو 20 سال کی ہوتی ہے، مطلب آپ اسیس کرتے ہیں کہ بھائی 20 سال کے بعد بھی یہ کام ہو سکتا ہے، جس طرح یہ معاملہ، جس طرح کی یہ پلاننگ ہو رہی ہے، تو وہ معاملات اس طرح ہوتے ہیں۔ لیکن یہ ساری چیزیں آپ نے دیکھی، لیکن اس سب میں غزہ کی صورتحال بہت زیادہ خراب ہے، بہت افسوسناک وہاں پر صورتحال ہے۔ UN کہہ رہا ہے کہ ریئل فیمن یعنی قحط کا اس وقت پورا خطرہ ہے، لوگ بھوک سے مر سکتے ہیں۔ یہ حالت وہاں پر ہوئی پڑی ہے، کئی دنوں سے لوگوں کو کھانا وہاں پر نہیں مل رہا۔ اور اس میں ایک بڑی خطرناک چیز یہ سمجھے کہ بھائی اگر بالفرض آج سے 10 دن بعد امداد پہنچ بھی جاتی، اور جس طرح سے UN کہہ رہا ہے کہ جو لوگ ہیں وہ بھوک سے مر سکتے ہیں، اگر بالفرض آج بھی سیز فائر ہو جاتا ہے، فل فور امداد پہنچ جاتی ہے، جس کی ہم پوری کوشش کر رہے ہیں پہلے دن سے، اور ہمارا تو یہی موقف ہے کہ بھائی سیز فائر ہونا چاہیے، امداد اندر جانی چاہیے، ریلیف ہونا چاہیے، لیکن جو ان کی باڈی کو نقصان اب تک ہو رہا ہے وہ بہت ڈینجرس ہے۔ یہ آگے چل کر بھی مطلب جن لوگوں نے اب بھوک برداشت کر رہے ہیں، قحط برداشت کر رہے ہیں، ان کی باڈیز پر یہ بہت زیادہ ایفیکٹ آئیں گے۔ یہ سارے جو ڈاکٹرز وغیرہ ہیں وہ سارے اس بات سے، WHO اس چیزوں سے آگاہ کر رہا ہے، وارن کر رہا ہے کہ بھائی جو وہ فیس کر رہے ہیں یہ آگے پوری زندگی ان کو پھر ان کی باڈی میں ایسی مطلب خرابیاں پیدا کرے گا، بیماریاں پیدا کرے گا۔ تو اس لیے ایک منٹ جو ہے وہ بہت ہمارے لیے قیمتی ہے۔ تو اس کے لیے فل فور ایکشن ہونا چاہیے، اور عربوں کو ایکشن لینا چاہیے کہ یار تم ادھر بیٹھے ہوئے دروازے پر اور تم کھانے کی ایک روٹی نہیں بھیج پا رہے ہو، یہ تم پر سب سے بڑا سوال ہے۔ یہ عام ترین تفصیلات جو آپ کے ساتھ شیئر کی، آپ اپنی رائے ضرور آگاہ کریں۔ جن لوگوں نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ان سے ریکویسٹ ہے کہ چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔